आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। दुनिया की रेटिंग एजेंसियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के तेज गति से बढ़ने की उम्मीद जताई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का 40वां स्थान बरकरार है। इससे जुड़ी खबर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे और इस पर आज हम विशेष चर्चा भी करेंगे। खास चर्चा राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर भी करेंगे। खबर विपक्षी गठबंधन के दलों के बीच बढ़ती तकरार की भी होगी और साथ ही एशियाई खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन की भी बात करेंगे। अगले 1 घंटे में बात होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर दिखाएंगे। खेल और अर्थ जगत की खबरें भी आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। विपक्षी गठबंधन में एक बार फिर रार। पंजाब में कांग्रेस नेता खैरा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तकरार। कई राज्यों में चुनाव से पहले ही विपक्षी गठबंधन में उभरी दरार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भाजपा का तीखा हमला। कहा सबसे कम समय में लूट और भ्रष्टाचार का बनाया रिकॉर्ड। केजरीवाल के आवास मरम्मत मामले की सीबीआई जांच का किया स्वागत। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर घिरी राजस्थान सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने साधा निशाना। कहा राजस्थान में अपराधियों को मिल रही है शरण। दुनिया की रेटिंग एजेंसियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के तेज गति से बढ़ने की जताई उम्मीद। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का 40वां स्थान बरकरार। मोबाइल फोन निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि। देश में हरित क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का निधन। चेन्नई में ली अंतिम सांस। 98वें वर्ष की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। और 19वें एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में मिला स्वर्ण। वुशु में रोशिविना नोरेम को रजत। घुड़सवारी में अनुषु को पहला व्यक्तिगत पदक। और अनंत चतुर्दशी के मौके पर देश भर में धूमधाम से दी जा रही है गणपति बप्पा को भावभीनी विदाई। मुंबई में पुलिस और प्रशासन की ओर से किए गए पुख्ता इंतजाम। तो सबसे पहले न्यूज नाइट पे बात करते हैं दिल्ली के सियासत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आलीशान बंगला उनके गले की फांस बनता जा रहा है। इसके निर्माण और सजावट में अनियमितता की जांच सीबीआई को सौंपी गई है, जिसने प्रारंभिक जांच शुरू भी कर दी है। विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के दोहरे चरित्र और भ्रष्टाचार के लिए उस पर तीखा हमला बोला है। अपने आधिकारिक आवास की शानदार सजावट में अनियमितता से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुरी तरह घिर गए हैं। मामले की प्रारंभिक सीबीआई जांच की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। भाजपा ने जांच का स्वागत करते हुए आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का सर्टिफिकेट सत्येंद्र जैन जी को बांटते थे। वो आज जेल में कितने महीने हो गए। इनके उप मुख्यमंत्री जिन्होंने शराब घोटाले में कुछ नहीं छोड़ा, उनको सर्टिफिकेट देते थे ईमानदारी का, कितने महीनों से जेल में है। लेकिन किंग पिन अभी बाहर है। चाहे शराब घोटाले का हो या शीश महल का हो, ये का शोर बहुत आएगा। श से शराब हो या शीश महल हो, इसका शोर और गूंज भी होगी और इसके पीछे भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। भाजपा ने कहा है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अस्तित्व में आने के बाद अगर किसी पार्टी ने सबसे कम समय में लूट और भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित किया है तो वो है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। जब सीबीआई जांच करेगी तभी उन सारी चीजों का पता चलेगा कि रात में क्यों किसी अधिकारी के कमरे को खोल करके वहां से फाइल चुराने की कोशिश हुई,
साक्ष्य को नष्ट करने के प्रयास हुए। ऐसी स्थिति में हम उम्मीद करते हैं कि इस जांच से जनता के सामने राजमहल की सच्चाई आएगी। भाजपा ने आरोप लगाया कि सुल्तान केजरीवाल आज भ्रष्टाचार का महल बना रहे हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार का ये बड़ा महल बनाने के लिए वियतनाम से करोड़ों रुपए का मार्बल मंगाया गया। भाजपा ने इसे सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला बताया। ये दिल्ली की जनता की जीत है, क्योंकि दिल्ली की जनता लगातार दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मांग कर रही थी कि किस प्रकार से इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच हो। पहले सीएजी की भी जांच हुई, तब भी इन्होंने विक्टिमहुड कार्ड निकाला। आज विक्टिमहुड कार्ड का नहीं, आज समय है रिपोर्ट कार्ड देने का। अरविंद केजरीवाल जी, रिपोर्ट कार्ड दीजिए अपने भ्रष्टाचार का। आम आदमी पार्टी भाजपा के इन आरोपों को खारिज कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि इस जांच में कुछ भी नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि सीबीआई ने सिविल लाइंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए आवास की साज सज्जा में कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। सीबीआई के अधिकारियों के अनुसार जांच दिल्ली सरकार के कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कुछ लोगों के विरुद्ध की जा रही है। सीबीआई ने कई उपशाखाओं में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा ठेकेदारों को किए गए भुगतान को लेकर विस्तृत जानकारी देने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सियासत की बात। और विपक्षी इंडी गठबंधन की बात करें तो यूं तो ये दावा एकता का कर रहा है, लेकिन गठबंधन के घटक दलों के बीच जारी घमासान एकता पर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, आरजेडी और जेडीयू सब अपने अपने सियासी एजेंडे पर चलते हुए दिख रहे हैं। नतीजा आपसी वाकयुद्ध और तू मैं के तौर पर सामने साफ तौर पर देखी जा सकती है। बड़े जोर शोर से एक मंच पर जुटा 28 दलों वाला विपक्षी इंडी गठबंधन इन दिनों आपसी कलह से हलकान होता दिख रहा है। भाजपा को हराने के लिए मिलकर चुनाव लड़ने की बात करने वाले दल अब राज्यों के आगामी चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोंक रहे हैं। वहीं पंजाब से लेकर बिहार तक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ और सियासी नफा लेने की ललक ने इंडी गठबंधन के दलों के बीच आपसी रार को और तेज किया है। बिहार में आरजेडी सांसद मनोज झा के संसद में भाषण ने सियासी घमासान मचा दिया है। इस पर गठबंधन का हिस्सा जेडीयू और खुद आरजेडी नेताओं ने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने संसद के विशेष सत्र के दौरान एक कविता ठाकुर का कुआं पढ़ी थी, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल है। और इसके चलते बिहार में उनके दल के सहयोगी और विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बने जेडीयू के नेता गुस्से से उबल रहे हैं। जिस तरह उन्होंने ठाकुरों के खिलाफ बयान दिया है, निश्चित तौर पर निंदा का बात है। माननीय, हमको लगता है कि माननीय मनोज झा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में घिस तीर के पास होकर प्रोफेसर बने। ठाकुरों को गाली मत दो मनोज झा जी, मैं चेतावनी देता हूँ। ठाकुर वो आग है, अगर आग लगेगा तो कोई दमकल भी बुझाने वाला पानी नहीं मिलेगा। उधर पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी से राज्य की सियासत गर्मा गई है। पंजाब पुलिस का दावा है कि खैरा पर ड्रग्स तस्करी का एक मामला लंबित है और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन कांग्रेस ने खैरा की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। यहां यह जोड़ देना जरूरी है कि खैरा ने आप सांसद राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की खर्चीली शादी पर सवाल उठाए थे। मैं इसकी निंदा करता हूं। जिस प्रकार का ये पंजाब पुलिस ने ये कदम उठाया है, सरासर जंगल राज है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं है। इस गिरफ्तारी से पहले ही काफी दिनों से आप और कांग्रेस में वाक युद्ध जारी है। पंजाब में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि आपके 32 विधायक उनके संपर्क में हैं, तो सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस को चुनौती दी कि वे उनकी सरकार को गिरा कर दिखाएं। लेकिन दिलचस्प यह है कि इंडी गठबंधन की आपसी सिरफुटौल सिर्फ 2-4 दलों तक ही सीमित नहीं है। सपा और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आगामी चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ ताल ठोंक रहे हैं। वहीं सीपीआई ने राहुल गांधी की वायनाड सीट पर अपनी दावेदारी ठोंक दी है। इंडी गठबंधन इन दोनों नेतृत्व और सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा में व्यस्त है, लेकिन घटक दलों ने अपने अपने मंसूबे से एकता की दरारें और चौड़ी कर दी हैं।
इनको अच्छी तरह मालूम है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या और जगहों पे भी कांग्रेस का डिब्बा गोल होने वाला है। अब डिब्बा गोल होने से पहले जो है वो हार की हताशा का तमाशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भूमिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है विपक्ष गठबंधन बनाकर एकता का दावा तो कर रहा है, लेकिन इस एकीकरण में कई बाधाएं दिख रही हैं। सबकी अपनी अपनी शर्तें, अपने अपने वोट बैंक और सियासी एजेंडे हैं। फिलहाल तो यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों और नेताओं में से कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। तो ये थी बात इंडी गठबंधन की, बात दिल्ली की भी की, और अब राजस्थान की बात कर लेते हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ऐसा लगातार आरोप लगाया जा रहा है और ये शायद दिख भी रहा है। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला सीकर का है, जहां एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसका बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक दुष्कर्म के मामले में राजस्थान देश भर में कई वर्षों से पहले नंबर पर बना हुआ है। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में नाकाम रहने के आरोपों से घिरी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार एक और गंभीर घटना के बाद भाजपा के निशाने पर है। ताजा घटना सीकर जिले की है, जहां एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसका बलात्कार और हत्या कर दी गई। रामगढ़ शेखावटी पुलिस थाना के अंतर्गत 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली ये लड़की शनिवार रात्रि को घर से लापता हो गई थी। रविवार दोपहर 12 बजे गांव के ही एक कुएं से उसका शव बरामद हुआ। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर अपहरण, बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घटना की निंदा की और गांधी परिवार की चुप्पी पर सवाल उठाए। सीकर के रामगढ़ में 15 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या करके कुएं में फेंक दिया जाता है। ना प्रियंका गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना सोनिया गांधी जी कोई वहां नहीं पहुंचते। पिछली बार भी राहुल गांधी जी बांसवाड़ा गए तो साथ लगते ही भीलवाड़ा में उस समय भी एक दलित युवती के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की गई थी, तब भी वो देखने नहीं गए। किसी अन्य राज्य में किसी महिला के साथ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, कोई दुर्घटना घटे, दुष्कर्म हो, तो सबसे पहले ये ट्वीट करते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के दौरान अपराधियों को शरण मिल रही है। राजस्थान में एक के बाद दूसरी बेटी के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है और ये सीकर की घटना से पहले ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जहां पर एक तरह से कभी अनुसूचित जाति की, कभी अनुसूचित जनजाति की, तो कभी किसी बच्चे के सामने उसकी मां के साथ बलात्कार किया जाता है और उनको मरने पर मजबूर कर देते हैं, कहीं पर हत्या कर दी जाती है। कांग्रेस की सरकार में अपराधियों को शरण मिल रही है, महिलाएं असुरक्षित है और राजस्थान में रेप की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। सीकर की घटना के बाद गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। मृतक किशोरी के परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भाजपा नेता और परिजन अस्पताल में धरने पर बैठ गए। वहीं राजस्थान पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बेहद संजीदा और गंभीर मामला है और राजस्थान में एक के बाद एक महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ये देखने में मिला है। और एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो भी कहती है कि दुष्कर्म के मामले में राजस्थान कुछ वर्षों से लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा भी करेंगे। राजस्थान महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बढ़ता अत्याचार, ये हमारा विशेष का विषय है कि महिलाओं के खिलाफ राजस्थान में बढ़ता अत्याचार। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी। शेखर जी, राजस्थान ने अगर कई मायनों में देखा जाए तो कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, कई वर्षों से दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 पर है। किस तरह से देखते हैं इसको? क्या राज्य की जो सरकार है उसको तो कटघरे में खड़ा किया जाना ही चाहिए, उसके साथ ही साथ वहाँ पर और भी तरह से प्रयास किए जाने चाहिए कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो रुक सकें कम से कम? बिल्कुल निखिल जी, जो आंकड़े आ रहे हैं यही दर्शाता है कि वहाँ कोई भी सामाजिक कारण हो, लेकिन अपराध जो है वो घट नहीं रहा है।
जी। और जो अथॉरिटीज की रिस्पांस रही है वही रूटीन रिस्पांस है कि जांच हो रही है, ये हो रही है, वही है। लेकिन घटना रुकने के लिए कोई बड़ा कदम लिया हो या कोई जनता के बीच में चाहे कोई जागरण का कोई ये हुआ हो कि उनको अलर्ट करने के लिए, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो आपको लगता है कि कहीं लचर कानून व्यवस्था भी इसकी एक वजह है? सख्ती अगर दिखाई जाए एक मामले में तो वो नजीर बनेगी, तो शायद ऐसा नहीं हो रहा है, ये भी एक वजह हो सकती है? नहीं, मुझे तो लगता है एक राजनीतिक कारण भी है। देखिए, जब और कई राज्य में हो जाता है, उत्तर प्रदेश पे हो जाए या कोई बीजेपी शासित राज्य में हो जाए, तब हम देखते हैं कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये फिर तुरंत ट्विटर पे आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं और कहते हैं भाई फलाना पार्टी के कारण ये सब हो रहा है, इनके शासन में ऐसा। लेकिन अपने राज्य में, अपने शासित राज्य में जब कोई घटना होती है तब ना कोई रिएक्शन है, कोई रिस्पॉन्स है, और नहीं ये तो एक ऐसी घटनाएं होती है और हमारी सरकार जांच करते करके रूटीन रिप्लाई दे देते हैं। मुझे लगता है देखिए, ये ऐसे घटनाओं को कभी भी पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मैं पूरा इसमें सहमत हूं कि इसको बीजेपी या कांग्रेस के दृश्य में नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर लंबा समय से एक राज्य में इस तरह की फिगर्स हो, हर साल यही फिगर्स आते हैं और ज्यादातर कारण है कि फिगर्स बढ़ते जाते हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो है, जहां पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को लेकर है, कुछ अथॉरिटीज को रिस्पॉन्स को लेकर है, और साथ में क्या उतनी जो राजनीतिक तौर पर जो इच्छा शक्ति चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए, कर्ब करने के लिए, वो कहीं ना कहीं उस पर कोई कमी नजर आता है। जी जी। अगर जो आपकी बात है, अगर इसको इस तरह से भी समझे कि क्या जो सेलेक्टिव रिस्पांस है, जैसे आपने प्रियंका गांधी का उदाहरण दिया या और जो दूसरे जो नेता है, वो निश्चित तौर पर अगर किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ज़बरदस्त उस पर बयानबाजी होती है, लेकिन जो सेलेक्टिव रिस्पांस है, क्या उसके वजह से अपराधियों के हौसले तो बुलंद होती ही है, जो राज्य सरकारें हैं वो भी निरंकुशता की तरफ बढ़ती है, उनको लगता है कि नोबडी इज गोइंग टू स्पीक? बिल्कुल निखिल जी, देखिए जब तक चीजें सामने नहीं आती तब तक तो आप देख रहे हैं कि वो कहीं भी हो, मैं पर्टिकुलर राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी जब तक मामला सामने नहीं आता जी, कोई वीडियो नहीं आ जाता, कोई खबर नहीं छपती, तब तक इस पर हम देख रहे हैं कि प्रशासन से कोई रिएक्शन ही नहीं होता जी। इसका लिया जाता है एक रूटीन क्राइम है, लेकिन महिला पर अत्याचार ये रूटीन क्राइम नहीं माना जा सकता, क्योंकि आप रेप हो या मर्डर हो महिला के साथ दुर्व्यवहार के बाद, ये एक अति सीरियस मामला है जो रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं जो अपराधी है वो कानून से डरते नहीं है। तो उनमें कम से कम वो डर आनी चाहिए, वो डर आने के लिए प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जी। एक चीज़ और समझना चाहेंगे, बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो राजनीति से चूंकि प्रेरित होते हैं। अब राजस्थान में चुनाव होने हैं, कुछ महीने कहे जाएंगे, किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि ये जो इस तरह के मामले हैं वो राजनीतिक मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा, ये आप बेहतर बताएंगे, लेकिन बनना तो जरूर चाहिए। कम से कम जो राज्य की महिलाएं हैं, देखिए हम जब विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं, तो महिलाओं को इस तरह से इस स्थिति में छोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल, देखिए ये चुनाव के समय तो ये इश्यू आना ही आना है, क्योंकि ये सुशासन से कनेक्टेड है। क्या कि सरकार गुड गवर्नेंस अगर कह रहे हैं तो गुड गवर्नेंस में सिक्योरिटी बड़ी चीज है, लॉ एंड ऑर्डर बड़ी चीज है जी। तो अगर ऐसी घटनाएं बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब सुशासन में कोई कमी है। तो अगर शासन में इतनी कमी है जिसकी वजह से ये हो रहा है, और कम से कम मैं चाहता हूं कि राजस्थान जैसे राज्य में हर पार्टी को एक प्रकार से लोगों के सामने एक प्लान रखनी चाहिए कि वो किस तरह इसको कंट्रोल करेंगे। एक तो सिक्योरिटी कैसे बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ एक सोशल मैसेज भी जाना पड़ेगा कि भाई इस तरह की कभी भी कतई टॉलरेट नहीं होगा, ये भी बहुत जरूरी है जी। आपने सोशल मैसेज की बात कही शेखर जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल कि पॉलिटिकल मैसेज भी होना चाहिए, और जो आपने बात पहले कही कि कम से कम पॉलिटिकल सिस्टम में, यानी कि इस बार कम से कम जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसको अशोक गहलोत से पूछना चाहिए कि भाई आखिर रुक क्यों नहीं रहा, आप कर क्या रहे हैं? बिल्कुल, देखिए वही तो नहीं हुआ है। देखिए जब तक अपने राज्य में होता है तो कंप्लीटली नजरअंदाज कर देते हैं, कुछ बोलते ही नहीं, कंप्लीट साइलेंस है। जैसे कोई बीजेपी राज्य में हो जाता है तो फिर वो बड़ा इश्यू बन जाता है। मैं तो कह रहा हूं कि किसी राज्य में हो, ठीक है, उस पर फोकस होनी चाहिए, लेकिन आप इसमें भेदभाव मत कीजिए।
जी, क्योंकि अगर आपके पार्टी के उच्च नेतृत्व इस पर को ध्यान देंगे, इसको पर जैसे आपने कहा कि पूछना चाहिए मुख्यमंत्री से, तभी जाके वो डाउन द लाइन जाके एक मैसेज जाता है कि भाई फलाना पार्टी इस मामले को बड़ा सीरियस लेता है। जी जी जी, निश्चित तौर पर तो इस पर सभी को विचार करना होगा। कहीं ना कहीं शेखर जी, समाज को भी देखना होगा। राजस्थान के समाज में इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और महिलाएं तो निश्चित तौर पर आगे आएंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ता दुनिया का भरोसा, किस तरह से दुनिया का भरोसा भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें, ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की।
जिस रफ्तार के साथ भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसके बाद दुनिया में मौजूद तमाम देशों की सोच में भारत को लेकर काफी बदलाव आया है। ज्यादातर रेटिंग एजेंसियों और आर्थिक मामलों के जानकारों ने आगे आने वाले वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और तेज गति से बढ़ने की उम्मीद जताई है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक संस्थाओं के साथ ही दुनिया के तमाम देशों का भरोसा बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री और आर्थिक मामलों के जानकारों ने उम्मीद जताई है कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाला अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रॉयटर्स पोल में भारत के विकास के अनुमान को बढ़ाया गया है। रॉयटर्स पोल के अनुसार मार्च 2024 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी 6.2% रहने की उम्मीद है। रॉयटर्स पोल के विकास पूर्वानुमान में कहा गया है कि भारत अब भी विश्व अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वहीं नोमुरा ग्रुप ने भारत के आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के कारण भारत की रेटिंग को ओवरवेट में अपग्रेड कर दिया है। ये मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स द्वारा किए गए अनुमान के आधार पर तय किया गया है। जहां एक और विश्व में समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, वहीं भारत में अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में S&P ने भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को वित्त वर्ष 2024 के लिए 6% और उसके बाद के 2 वर्षों के लिए 6.9% पर बरकरार रखा है। वहीं भारत डेटा केंद्रों में विदेशी निवेश के लिए अग्रणी हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। इसके बाद जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका देश आते हैं। इसके साथ ही भारत में मोबाइल फोन निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार और उद्योग के आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल-अगस्त की अवधि में भारत ने $5.5 बिलियन का मोबाइल फोन निर्यात किया है। भारत की जीडीपी में देश की एमएसएमई सेक्टर का भी बड़ा योगदान रहा है। कोविड महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता से भी दुनिया के कई देश प्रभावित हैं। जब भारत ने अपने देश में ही निर्मित कोविड वैक्सीन से न सिर्फ भारत बल्कि कई अन्य देशों में भी लाखों लोगों की जान बचाई। 132 अर्थव्यवस्थाओं के लिए जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें पायदान पर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दुनिया के 132 अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने इनोवेशन इंडेक्स में अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। उसकी पकड़ लगातार बरकरार है। नीति आयोग जारी करेगा साल 2023 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और भारत 40वें पायदान पर है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साल 2023 के इंडेक्स में भारत 2015 से लगातार अपना सुधार कर रहा है। 2015 में 81वीं रैंकिंग से सुधरकर 2023 में हम 40वें पायदान पर पहुंच चुके हैं। सरकार और निजी क्षेत्र में शोध और स्टार्टअप इकोसिस्टम की वजह से सुधार हुआ है। नीति आयोग, CII और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करेगा ये इंडेक्स। नीति आयोग 2023 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी कर रहा है। और दुनिया की 132 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 40वें पायदान पर बरकरार है। साल 2015 से लगातार भारत की रैंकिंग में सुधार हो रहा है। कृषि, अनुसंधान, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और GI जैसे क्षेत्र में, AI जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन के लिए सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम कर रहे हैं। नीति आयोग, CII और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर शुक्रवार को GII 2023 को लॉन्च किया जाएगा। और हमारा विशेष आज का इसी पर है, आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर भारत। आज का हमारा ये दूसरा विशेष है, आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर भारत। किस तरह से लगातार जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भारत की जो छवि है उसको देखते हुए उसमें इजाफा किया है। आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर भारत।
और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, DG RIS। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे सबसे पहले ये जो रेटिंग एजेंसीज ने जो क्रेडिट बढ़ाया है भारत का, और जिस तरह से रॉयटर्स पोल है 2024 में जो GDP का 6.2% यानी कि 6.2% रहने की उम्मीद जताई है, किस तरह से देखते हैं इन आंकड़ों को? मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स ने भी यही अनुमान जारी किया है। देखिए निखिल जी, अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था की विकास की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो हमारे ग्रामीण अंचल हैं वहां आमदनी का शेयर तेजी से बढ़ा है, वहां पे आमदनी तेजी से बढ़ी है, और उन रूरल एरियाज में इनकम बढ़ने से हम देख रहे हैं कि एक नया उत्साह ग्रामीण क्षेत्रों में दिख रहा है। और खरीफ की फसल में जो अच्छी बोनी हुई है उससे भी एक उत्साह का वातावरण बना है, और उसमें हम कंज्यूमर्स में एक ऑप्टिमिज्म देख रहे हैं, और जो सर्विसेज है उस क्षेत्र में भी एक उछाल आया है। तो हम लगातार इस प्रगति को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का 6.2 कहना उतना सही नहीं है जितना RBI ने अपने प्रोजेक्शन में 6.5 की चर्चा करी है। मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 के प्रतिमान स्थापित करेगी, और जिस उत्साह के साथ अर्थव्यवस्था में जो हम देख रहे हैं एक्सपेंशन, जो तेजी से वितरण की व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है, और आगामी त्योहार के सीजन में ये उछाल और तेजी से हमारे सामने आएगा। इन्फ्लेशन को हम सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सके हैं। अब मुझे लगता है कि 6.5 ज्यादा कठिन नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और हर सकारात्मक तौर पर सोचने वाला भारतीय ऐसा ही सोच रहा है। और जिस तरह से चाहे वो मोबाइल फ़ोन के निर्यात की बात हो, इस क्वार्टर में जो अप्रैल से अगस्त का रहा है उसमें $5.5 बिलियन का मोबाइल फ़ोन निर्यात किया गया। MSME सेक्टर की बात करें, लगातार स्टार्टअप्स हम देख रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं। किस तरह से आप आगे आने वाली जो व्यवस्था है उसको देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर चाहे वो MSME हो या इस तरह के इस तरह की जो चीजें हैं वो कितना बढ़ाती हैं हमारी अर्थव्यवस्था को, कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं? देखिए निखिल जी, अर्थव्यवस्था की दर और अर्थव्यवस्था का जो परिणाम है वो कई मुद्दों पर निर्भर करता है। हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार जो संस्थागत ढांचे हैं उनको सुधार करने का प्रयास किया है। आप देखेंगे केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के साथ एक गहरा संबंध आर्थिक स्तर पे पूरे भारत के जी को GST के माध्यम से को एक साथ जोड़ने का, और आप देखेंगे कि केंद्र की तरफ से ज्यादा रिसोर्सेज का ट्रांसफर स्टेट्स को हुआ है, और 15वें वित्तीय आयोग के बाद में ये अब क्षेत्रीय स्तर पर भी देखा जा सकता है। तो ये जो महत्वपूर्ण हम बदलाव देख रहे हैं, ये जो महत्वपूर्ण हम राज्यों की देख रहे हैं, वो इस मामले में कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप में निकल करके आई है। और उसके लिए मैं समझता हूं कि जो प्रमुख ढांचे के स्तर हैं उसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है, और उसके लिए तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन तमाम क्षेत्रों में हम काम कर पा रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, 132 अर्थव्यवस्थाओं के लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी हुआ है। हम 40वें स्थान पर बरकरार हैं। 2015 में 81वें से लेकर 40वें तक हम 2022 में भी 40वें स्थान पर थे, इस बार भी 40वें स्थान पर है। इसको कैसे ग्रेड करेंगे, कैसे इसको देखेंगे? देखिए निखिल जी, आज जो रिपोर्ट जारी हुई है उससे एक बात बिल्कुल साफ समझ में आ रही है कि हम उन क्षेत्रों में जहां पे कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन देख रहा है, वहां पर जो उन्होंने आज अपनी रिपोर्ट जारी करके कहा कि एक तरह की अनसर्टेनिटी आ रही है, एक तरह का जो टेक्नोलॉजी का वेग है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन भारत के क्षेत्र में अगर हम देखें तो लगातार हमारे इनोवेशन इंडेक्स में
जो हम 81वें पायदान पे थे, वहां से जो 40वें रैंक पे आए, हमने अपनी पोजीशन बना के रखी है। और आज की रिपोर्ट में अगर आप देखें तो दो बातें महत्वपूर्ण है। सबसे पहली है कि जो डिजिटाइजेशन इनोवेशन वेव है, तो भारत ने जो डिजिटाइजेशन का उपयोग किया है, उसका जो इनोवेशन उससे संबंधित हुआ है, उससे हम लोगों को बहुत मदद मिली है। दूसरा, जो बायोटेक और नैनो टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से जो भारत का वैक्सीन और बायो इंफॉर्मेटिक्स का मार्केट बढ़ा है, हमने अपनी इनोवेशन के माध्यम से, हमने अपनी इनोवेशन के क्षेत्र में सहभागिता के माध्यम से एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की आर्थिक प्रगति में अगर आप देखें तो हमारा चाहे स्पेस का इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का बायरैक हो, चाहे डीएसटी के इसी तरह के उपक्रम हो, हम देख रहे हैं कि लगातार एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में विज्ञान हमारे आर्थिक विकास को दिशा दे रहा है। अगर आप ये भी देखें, ब्लू इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज आगे बढ़ा रही है, तो हम लगातार कई क्षेत्रों में कई अलग अलग विभागों के साथ, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के साथ इकोनॉमी को आगे ले जाने में सफल हो रहे हैं। और यही इनोवेशन इंडेक्स हमारे पेटेंट फाइलिंग का, हमारे बाकी पैरामीटर्स, पर्टिकुलरली R&D एलोकेशन का एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। जी, एक चीज़ आपने देखा कि कोविड महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे MSME के क्षेत्र में हो, तमाम क्षेत्रों में इसको शुरू किया गया, इसका विस्तार भी किया गया। आपको लगता है कितनी बड़ी भूमिका आत्मनिर्भर भारत अभियान ने निभाई है अर्थव्यवस्था को एक तेज़ गति देने में, और कहीं ना कहीं न सिर्फ आत्मनिर्भर होने में बल्कि एक मानसिक तौर पर भी सुदृढ़ होने में जो भारतीय व्यवसायी हैं उन सब के लिए? ये बिल्कुल सही कहा आपने निखिल जी कि जब तक हमें आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। जो हमारी नीतियां अभी पिछले दिनों आई हैं, लगातार प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों को जगाया भी है, लोगों को प्रेरित भी किया है। और मैं समझता हूं कि एक महत्वपूर्ण इनोवेशन इंडेक्स में स्टार्टअप क्रांति के माध्यम से युवा जगत में खास करके एक नया विश्वास आया है। चंद्रयान सफलता जो हम लोगों को मिली है, वो हमारे आत्मविश्वास का परिणाम है। असफलता के बाद सफलता और सफलता आपकी आवाज हम तक जी 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 नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत है। जी, नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत है। मैं चाहूंगा अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही हो तो एक बार फिर से आप अपनी बात बताएं। हमारे दर्शकों तक आपकी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही थी प्रोफेसर चतुर्वेदी। मैं निखिल जी आपसे कि आत्मनिर्भर की बात करें तो वो बिना आत्मविश्वास के नहीं हो पाता है, और वो आत्मविश्वास हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम चंद्रयान की बात करें और असफलता के बाद सफलता की बात, विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जी, चलिए, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपने लगभग सारी बातें निश्चित तौर पर कह दी। और जो ये कहा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का ये एक हम स्वर्णिम काल की तरफ बढ़ रहे हैं तो गलत नहीं होगा। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर चर्चा करने के लिए और अपने सकारात्मक विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आज रही पूरे देश भर में गणपति बप्पा मौर्य की धूम, क्योंकि आज रहा गणपति का विसर्जन दिन। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555।
आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें, ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब हमारे प्रथम पूजित देवता गणपति बप्पा की। महाराष्ट्र ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में गणपति उत्सव की धूम देखने को मिलती है। क्या खास रहा इस बार की अलग अलग राज्यों में गणपति बप्पा के विसर्जन के अवसर पर, देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में 19 सितंबर से शुरू हुआ गणपति उत्सव आज अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के साथ संपन्न हो रहा है। यह उत्सव महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत देश के विभिन्न स्थानों पर मनाया जा रहा है। देश के तमाम हिस्सों में भक्तजन पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ गणपति बप्पा की मूर्त को जल में विसर्जित कर रहे हैं। पूरे विधि विधान, आस्था और श्रद्धा के साथ भक्त विनायक के विसर्जन के लिए पहुंच रहे हैं। इस उत्सव में 10 दिनों के दौरान भगवान गणेश की पूजा की जाती है और अनंत चतुर्दशी पर उन्हें हर्षोल्लास के साथ विदाई दी जाती है। आस्था के सैलाब में गणपति विसर्जन के बीच आसमान गणपति बप्पा मोरिया की आवाजों से गूंजता रहता है। सूरत में भी गणेश विसर्जन को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। सूरत में सुबह से ही गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष के साथ गणपति जी का विसर्जन किया जा रहा है। 10 दिनों तक भक्ति भाव से विघ्नहर्ता की पूजा करने के बाद आज भक्त भारी मन से उन्हें विदाई दे रहे हैं। सूरत के हजीरा, दमस दरिया और कृत्रिम झील पर सुबह से ही श्रद्धालु बप्पा की मूर्तियों का विसर्जन कर रहे हैं।
कुछ प्रतिमाएं विशाल होने के कारण क्रेन मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही गणपति विसर्जन कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए शहर में पुलिस की कड़ी व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी भी गणेश विसर्जन की प्रक्रिया में शामिल हुए। हमने 10 दिन तक बाप्पा की बहुत भावपूर्वक सेवा चाकरी की है और आज बाप्पा जा रहे हैं, हमको बहुत मन दुख हो रहा है और हम ऐसा सोच रहे हैं कि बाप्पा अगले साल जल्दी वापस आए और हम फिर से उत्साह की तैयारी करें। हर साल की तरह हमारा जो कृत्रिम तालाब है उसी में हम श्री जी का विसर्जन करते हैं और हमारी परंपरा रही है पहले से कि गजराज आते हैं, जब स्थापना होती है श्री जी की तो उनको सलामी देते हैं और विसर्जन के समय पे उनका जल अभिषेक करते हैं। तो उसी जो हमारी परंपरा के अनुसार ये साल भी हमने जल अभिषेक किया, श्री जी का जल अभिषेक हुआ गजराज द्वारा और फिर ही उनका विसर्जन हुआ। तेलंगाना के हैदराबाद में 9 दिवसीय गणेश उत्सव के समापन पर कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच जलाशयों में भगवान विनायक की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। हैदराबाद में हर साल गणेश चतुर्थी उत्सव का मुख्य आकर्षण शहर के मध्य भाग खैरताबाद में स्थापित की जाने वाली ऊंची प्रतिमा रहती है। इस साल यहाँ 63 फुट ऊंची गणपति जी की प्रतिमा स्थापित की गई और बृहस्पतिवार को सुबह इसे विसर्जन के लिए ले जाया गया। सरकार ने विसर्जन के लिए शहर में क्रेन तैनात करने सहित पर्याप्त व्यवस्था की है। पुलिस की ओर से भी विसर्जन कार्यक्रम के लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है और परिवार और समुदाय के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके आशीर्वाद लेने के बाद ही आरंभ होते हैं। गणपति विसर्जन प्रक्रिया के दौरान भक्त लोक संगीत और वाद्य यंत्रों की धुनों पर नृत्य करते हैं। गणेश उत्सव सिर्फ पर्व नहीं बल्कि यह लोगों को सामाजिक संदेश भी देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आज देश दुनिया में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिवस ईद मिलादुन नबी के पूरे अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया गया। पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने के लिए महफिले मीलाद आयोजित किए गए। इसके साथ ही साथ कई स्थानों पर जुलूस भी निकाले गए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिवस पर ईद मिलादुन नबी देश भर में धार्मिक भावना के साथ मनाई गई। इसके तहत पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने के लिए महफिल मीलाद आयोजित किए गए। साथ ही कई स्थानों पर जुलूस भी निकाले गए। मिलादुन नबी इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल के 12वें दिन मनाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि मिलादुन नबी के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों, खासतौर पर मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देती हूँ। आज पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर हम सब सद्भाव और भाईचारे के साथ आगे बढ़कर मानवता के कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी मिलादुन नबी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर की प्रेरणादायक शिक्षाएं करुणा, सहिष्णुता और आपसी भाईचारे का जीवंत उदाहरण हैं। उनकी शिक्षाएं शांति, न्याय और सद्भावनापूर्ण समाज के निर्माण में हमारा मार्गदर्शन करती रहें, यही मंगल कामना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुभकामना संदेश में लिखा कि मिलादुन नबी पर बधाई, समाज में भाईचारे और दयालुता की भावना सदा आगे बढ़े। यही कामना है कि सब खुश और स्वस्थ रहें। ईद मुबारक। ईद मिलादुन नबी पैगंबर मोहम्मद के जीवन और उनकी शिक्षाओं को याद करने का अवसर माना जाता है। गुरुवार को इसके तहत होने वाले आयोजनों में भी पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं को नमन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और भारत के महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का गुरुवार को निधन हो गया। स्वामीनाथन आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके महान योगदान को युगों युगों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि एक दौर था जब भारत को अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज अगर भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है तो उसके पीछे MS स्वामीनाथन के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। दास्ता की बेड़ियों से जब देश आजाद हुआ तब आज जैसे हालात नहीं थे। अंग्रेज देश को खोखला छोड़ गए थे। न खाने को अन्न था, न पीने को ठीक से पानी। सिंचाई के लिए व्यवस्था दाल में नमक बराबर थी। देश में चारों तरफ खाद्यान्न संकट बढ़ता जा रहा था। उस समय डॉक्टर MS स्वामीनाथन देश के लिए मसीहा बनकर आए
और ऐतिहासिक हरित क्रांति के द्वारा देश के सामने बड़े खाद्यान्न संकट को दूर कर कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद देश के किसानों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तमिलनाडु के उस वैज्ञानिक को आज पूरा देश भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। हरित क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का गुरुवार सुबह 11:15 पर निधन हो गया। 98 वर्ष की आयु में वह दुनिया को अलविदा कह गए। चेन्नई स्थित अपने आवास में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका कुछ वक्त से उम्र संबंधी बीमारियों के चलते इलाज चल रहा था। MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। स्वामीनाथन ने देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी पुत्री सौम्या स्वामीनाथन ने अपने पिता के योगदान को याद किया। उन्होंने बताया कि MS स्वामीनाथन किसानों के कल्याण और देश को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर हमेशा प्रयास करते रहे। हमेशा वो फार्मर्स के बारे में, किसानों के बारे में सोचते थे और ज़्यादातर महिला किसानों के बारे में उनके लिए बहुत एक स्पेशल प्यार था, क्योंकि वो जानते थे कि महिला किसान कितना काम करते हैं। MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। स्वामीनाथन 1947 में दिल्ली आए और IARI में प्लांट ब्रीडिंग पर शोध शुरू किया। 1949 में उन्होंने साइटोजेनेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। स्वामीनाथन को 84 बार डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, जिनमें से 24 डिग्रियां अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा दी गई हैं। उनका लक्ष्य सतत कृषि के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना था। स्वामीनाथन ने 1950 और 1960 के दशक में हेक्साप्लाइटेड गेहूं के साइटोजेनिक पर अध्ययन किया। कृषि में स्वामीनाथन के प्रयासों से धान, गेहूं, चना सहित कई खाद्य पदार्थों की उत्पादकता में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के दौरान स्वामीनाथन ने खेती के लिए उन्नत कृषि उपकरणों पर ध्यान केंद्रित किया। 1967 में MS स्वामीनाथन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। कृषि नीतियों के मोर्चे पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वामीनाथन को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। स्वामीनाथन को 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1986 में उन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन के निधन पर दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, विश्व प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन के निधन से गहरा दुख हुआ। एक दूरदर्शी व्यक्ति जिन्होंने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किए। उन्हें सही मायने में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने कृषि विज्ञान में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें पद्म विभूषण से लेकर कई प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कारों तक कई पुरस्कार मिले। वो अपने पीछे भारतीय कृषि विज्ञान की एक समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं। उपराष्ट्रपति ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी के निधन से गहरा दुख हुआ। कृषि में उनके अभूतपूर्व योगदान ने लाखों किसानों की समृद्धि के साथ साथ देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इस कठिन समय में उनके परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों के प्रति संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी के निधन से गहरा दुख हुआ। हमारे देश के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में कृषि में उनके अभूतपूर्व काम ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। कृषि में उनके क्रांतिकारी योगदान के अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन नव प्रवर्तन के पावर हाउस और कई लोगों के लिए एक प्रेरक गुरु थे। अनुसंधान और परामर्श के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने अनगिनत वैज्ञानिकों और नव प्रवर्तकों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चेन्नई स्थित उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी। Great son of this great country. I am an admirer of Swaminathan ji. Like me, millions of the people across the country, because he is really responsible for bringing many changes in the government policies.
डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को अपनी खोज के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक वे किसानों के कल्याण और गरीब लोगों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध थे। देश हमेशा कृषि में उनके योगदान के लिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को याद करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और न्यूज नाइट के आज के अंक में बस इतना ही। अब आपको छोड़े जाते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों के साथ, जिन्हें देखिए आप फटाफट अंदाज में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने के विरोध में कर्नाटक में कल राज्यव्यापी बंद आयोजित किया गया। कई स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा कर दी है। होटल, थिएटर और मॉल बंद रहेंगे। प्रशासन ने पूरे राज्य में आधी रात से धारा 144 लागू करने की घोषणा की है। वहीं किसानों ने कावेरी नदी के पास विरोध प्रदर्शन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 29 सितंबर को बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे। वहां के छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारी का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम 29 अक्टूबर से 1 अक्टूबर के बीच जयपुर का दौरा करेगी। राज्य में चुनाव आयोग की टीम चुनाव संबंधित सभी पक्षों के साथ वार्ता करेगी।